आज हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सौरमंडल का एक हिस्सा है जिसके केंद्र में सूर्य है। सौरमंडल में कुल 32 सदस्य हैं जिसमें 8 ग्रह हैं, उसमें कुछ पुच्छल तारे हैं, एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह हैं, उल्काएं हैं और कई सारे कॉस्मिक लाइट्स हैं जो जोडिएक लाइट्स की तरह चमकती रहती है। पृथ्वी से उत्पत्ति के सिद्धांत को समझने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ साइंटिफिक वैज्ञानिक शब्दावली को समझना चाहेंगे, जिसमें मास और द्रव्यमान। मास या द्रव्यमान कोई भी वस्तु जिस पदार्थ से मिलकर बनी होती है वह उसका द्रव्यमान कहलाता है। भार और द्रव्यमान इन दोनों में अंतर है। भार वह होता है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल का भी प्रभाव जुड़ा होता है। तो जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं तो अलग अलग आकाशीय पिंडों का गुरुत्व बल अलग अलग होता है, इसलिए भार एक रिलेटिव या सापेक्षिक शब्द है। इसलिए हम जब अंतरिक्ष के पिंडों के संदर्भ में बात करेंगे तो हम भार के स्थान पर द्रव्यमान शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल वो होता है जो केंद्र की ओर लगता है, जैसे गुरुत्व बल। गुरुत्व बल अभिकेंद्रीय बल है जो किसी भी वस्तु को केंद्र की ओर खींचता है। सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय बल इसके विपरीत, केंद्र के विपरीत कार्य करता है और किसी भी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर फेंकता है। जैसे किसी मोड़दार रास्ते पर जब हम किसी कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम अपने को बाहर फेंका हुआ महसूस करते हैं, या फिर हम एक बाल्टी में पानी भरकर रस्सी से उसको बांध के जब चारों ओर घुमाते हैं तो वो पानी बाहर नहीं छलकता। उसका कारण भी अपकेंद्रीय बल होता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। वेलोसिटी और मोमेंटम, वेग, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में जिस गति से चलती है उसको वेलोसिटी कहते हैं, और मोमेंटम संवेग कहलाता है। संवेग वह होता है जिसमें उस वस्तु का द्रव्यमान उसकी गति के साथ जुड़ जाता है, यानी कि वेग इंटू द्रव्यमान, वेलोसिटी इंटू मास इज इक्वल टू मोमेंटम या संवेग। जब हम अंतरिक्ष के पिंडों की बात करते हैं तो हम कोणीय वेग या कोणीय संवेग की बात करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में किसी भी पिंड के घूमने की गति को उसका एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग कहते हैं, और एंगुलर मोमेंटम होता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग वह होता है जिसमें वेलोसिटी और मास के साथ उस घूमते हुए पिंड का अर्धव्यास भी जुड़ जाता है। v इंटू एम इंटू आर इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। यहाँ मैं इसको इस संदर्भ में बता रही हूँ कि जब हम पृथ्वी से उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग के सिद्धांत की बात होती है। कोणीय संवेग के सिद्धांत का मतलब होता है कि जो किसी भी घूमते हुए पिंड का कोणीय संवेग स्थिर होता है यदि उसके द्रव्यमान में जब तक परिवर्तन ना किया जाए। सपोज किसी पिंड का एंगुलर मोमेंटम 40 है, उसकी वेलोसिटी 2 है, उसका द्रव्यमान 5 है और उसका r अगर 4 है, तो एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में ये इसके संरक्षण के सिद्धांत का मतलब हुआ कि किसी भी स्थिति में जो कोणीय संवेग है वह 40 ही रहेगा, और क्योंकि मास इसका अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन यदि इसकी गति बढ़ जाती है, गति इसकी बढ़ के 4 हो जाती है, तो 4 के स्थान पर उसका अर्धव्यास कम रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई घूमता हुआ पिंड, अगर उसका अर्धव्यास में कोई परिवर्तन आता है तो उसकी गति में भी परिवर्तन आएगा। इसका सीधा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। सर्कस में हम देखते हैं कि एक लड़की हाथ और पैर फैलाकर घूम रही है, तो वो धीमी गति से नीचे आ रही है, और वो जैसे जैसे अपने हाथ और पैरों को नीचे कर लेती है तो उसकी गति बढ़ जाती है, क्योंकि उसने अपना रेडियस कम कर लिया है, तो उसका
वेग अपने आप बढ़ जाता है। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का उदाहरण है। इसके बाद अब हम पृथ्वी से उत्पत्ति के सिद्धांतों को देखना शुरू करेंगे। पहला है नेबुलर हाइपोथेसिस या निहारिका परिकल्पना। सबसे पहले पृथ्वी से उत्पत्ति का सिद्धांत इमैनुएल कांट ने दिया था, जो एक जर्मन स्कॉलर थे। उन्होंने ये बताया था कि अंतरिक्ष में आद्य पदार्थ या प्रीमॉर्डियल मैटर अवेलेबल था, मौजूद था, और उनके कण आपस में जुड़ते गए और उनमें गति उत्पन्न हुई, और उसके बाद अभिकेंद्रीय बल के धीरे धीरे बढ़ते रहने से वो उसकी गति बढ़ती गई, अपकेंद्रीय बल बढ़ा और उसके विषुवत रेखीय क्षेत्र में बल्क बढ़ता गया और उससे वलय अलग होकर धीरे धीरे पिंडों का निर्माण हुआ, जिन्होंने ग्रहों का रूप लिया। लेकिन उसमें कई सारी कमियां थी, जिसको दूर करते हुए लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की। निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने दी, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1796 में अपनी एक किताब लिखी, एक्सपोजिशंस ऑफ वर्ल्ड सिस्टम्स। इसमें उन्होंने कांट की इस कमी को दूर करते हुए कि आकाश में आद्य पदार्थ मौजूद था और उसमें गति उत्पन्न हुई, क्योंकि इस आधार पर उनकी बहुत आलोचना की गई, तो उन्होंने ये माना कि अंतरिक्ष में पहले से ही एक तप्त निहारिका चक्कर लगा रही थी, घूम रही थी, और उस घूमती हुई निहारिका का आकार वर्तमान सौरमंडल के बराबर था। धीरे धीरे अपने विकिरण को बचाने के लिए घूमते घूमते वो निहारिका ठंडी होने लगी। ठंडी होने से उसके आकार में कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन होने लगा। आकार में संकुचन होने के कारण उसकी गति अपने आप बढ़ गई। अब आप देखिए कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, अगर उसके रेडियस में, उसके अर्धव्यास में कमी आती है तो उसकी गति अपने आप बढ़ जाती है। तो इसके कारण उसकी गति बढ़ गई। गति बढ़ने से उसके चारों ओर जो निहारिका अंतरिक्ष में चक्कर लगा रही थी, उसकी गति बढ़ गई। गति बढ़ने से धीरे धीरे उसके इक्वेटोरियल भाग पर पदार्थ जमा होने लगा, उसका अपकेंद्रीय बल बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो अपकेंद्रीय बल बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया जब गुरुत्व बल और जो इसके इक्वेटोरियल रीजन या विषुवत रेखीय क्षेत्र में जमा होने वाला लगने वाला अपकेंद्रीय बल बराबर हो गया। जब ये दोनों बल बराबर हो गए तो ये हिस्सा भारहीन हो गया और एक वलय के रूप में उससे अलग हो गया। इस प्रकार वलय के रूप में अलग होकर धीरे धीरे ठंडा होकर वो ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए। तो लाप्लास ने जो अपनी परिकल्पना दी थी, काफ़ी समय तक ये मान्य रही, क्योंकि उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी पहले गैसीय अवस्था में थी, उसके बाद वो द्रव अवस्था में आई और उसके बाद ठंडी होकर ठोस अवस्था में आई। लेकिन इस सिद्धांत में कई सारी कमियां थी, जिसके कारण इसको अमान्य किया गया। ये आप एक फोटोग्राफ देख रहे होंगे, जिसमें किस तरह से तप्त निहारिका घूम रही है। घूमते घूमते उसकी ठंडा होने से वो सिकुड़ने लगी, उसकी गति बढ़ गई। गति बढ़ने से उसमें से वलय अलग हुए और वलय अलग होने से अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन इस संकल्पना में कई सारी कमियां थी। इसमें ये नहीं बताया गया कि वलय अलग हुए वो किस तरह से हुए, और यदि वो वलय अलग हुए तो अब उनसे वलय निकलना क्यों रुक गए। दूसरा ये बताया गया कि अपकेंद्रीय बल इतना अधिक होना चाहिए था जिससे सूर्य के परिभ्रमण की गति जितनी अभी है उससे कई सौ गुना ज़्यादा होनी चाहिए थी, तभी उससे वलय का निर्माण हो सकता था। और जो सूर्य का आकार है उसमें भी इतना अधिक संकुचन होना चाहिए था कि जिस समय आज बुध का परिभ्रमण मार्ग है उस आकार में सूर्य आ जाता, तब उससे वलय अलग हो सकते थे। तो इस प्रकार जो लाप्लास ने वलय के निर्माण की दशाएं बताई, वो उस पर विद्वानों ने आपत्ति की। इसके अलावा जो सूर्य और ग्रहों का, पूरे सौरमंडल का परिमाण या द्रव्यमान है, उसका ग्रहों में सिर्फ 1/745वां भाग स्थित है। मतलब पूरे सौरमंडल के द्रव्यमान का सिर्फ 1/745वां भाग ग्रहों में स्थित है, जबकि पूरे सौरमंडल का
98% भाग किसका, कोणीय संवेग का 98% भाग ग्रहों में स्थित है और सिर्फ 2% सूर्य में स्थित है। ये जो एक विरोधाभासी स्थिति है, इसका इस परिकल्पना में कोई भी जवाब हमको नहीं मिलता। और लाप्लास ये भी समझाने में इसको भी नहीं समझा पाए कि सिर्फ 9 ही प्लेनेट क्यों बने। उस समय तक प्लूटो भी प्लेनेट की तरह माना जाता था। इसके बाद ग्रहाणु परिकल्पना आती है। काफ़ी समय तक लाप्लास की परिकल्पना मान्य रही, लेकिन इसके बाद इस पर कई सारे प्रश्न उठे और इसके बाद चैम्बरलिन और मोल्टन, इन लोगों ने, इन दो विद्वानों ने मिलकर 1904 में ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। ये एक द्वैतारिक सिद्धांत पर आधारित है। द्वैतारिक सिद्धांत मतलब इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति या सौरमंडल की उत्पत्ति एक सूर्य से या एक स्टार से ना होकर 2 स्टार से मानी गई है। बाइनरी सिस्टम में ये विश्वास करते हैं, तो ये एक बाइनरी स्टार थ्योरी है, द्वैतारक सिद्धांत है। इसमें ये माना गया है कि सूर्य के पास से एक तारा घूमता हुआ निकला और उस घूमते हुए तारे से सूर्य में ज्वार उत्पन्न हुआ। सूर्य और उसके पास से एक बड़ा सा तारा इस तरह से निकला। उस घूमते हुए तारे के कारण सूर्य में ज्वारीय ज्वालाएं उत्पन्न हुई और तारे की दिशा में इससे पदार्थ निकला और धीरे धीरे ये पदार्थ सूर्य से अलग हो गया। ये पदार्थ सूर्य से अलग हो गया, तारा घूमते हुए अंतरिक्ष में दूसरी तरफ चला गया और ये जो पदार्थ अलग हुआ था ये अंतरिक्ष में चारों तरफ फैल गया और सूर्य के चारों ओर उसके आकर्षण में आने के कारण चक्कर लगाने लगा। तो इस प्रकार ये जो पदार्थ सूर्य से छिटक के अलग हुआ, जो कि अत्यंत तप्त था क्योंकि सूर्य के अंदर की तहों का तापमान बहुत अधिक है, तो जब वो उनसे छिटक के अलग हुआ और बिखर गया तो एकाएक वो ठंडे हुए। ठंडे होने से उनमें कुछ स्थान पर ठोस कण एकत्रित हो गए और उस ठोस कणों को ही उन्होंने ग्रहाणु नाम दिया और धीरे धीरे ये ठोस कण और अधिक उस पर कण जमा होते गए और धीरे धीरे उन्होंने ग्रहों का रूप लिया और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। इस प्रकार ग्रहाणु परिकल्पना में सौरमंडल की उत्पत्ति सूर्य से निकलने वाले पदार्थ के बिखरने से और ठंडा होने से और उनमें ठोस कणों के रूप में जमा होने से और उसके बाद सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से हुई। तो इस प्रकार इन्होंने ये बताया कि सूर्य की जो उत्पत्ति है, सूर्य से ही सौरमंडल के पदार्थों की, सौरमंडल के ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो इस परिकल्पना के आधार पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो पृथ्वी है और बुध है, मंगल है, इनमें जो भारी पदार्थ है वो ठोस कणों के जमाव के कारण बने। लेकिन फिर भी इसमें कई सारी कमियां विद्वानों ने बताई। एक तो ये कि ये उस चीज़ का कि सूर्य के इस चीज़ को तो क्लियर कर देता है कि सूर्य का जो सौरमंडल है उसमें सिर्फ 1/745वां भाग ही उसके द्रव्यमान का है, क्योंकि सूर्य का छोटा सा भाग अलग हुआ था जिससे सौरमंडल बना। लेकिन जो कोणीय संवेग है सौरमंडल का, उसका 98% भाग ग्रहों में स्थित है और 2% सूर्य में स्थित है। इसको ये क्लियर नहीं कर पाता और चैम्बरलिन और मोल्टन ये समझाने में सफल नहीं हुए कि किस तरह से ग्रहाणु बने और ग्रहाणुओं से इतने बड़े ग्रहों की उत्पत्ति हुई और इन ग्रहाणुओं से फिर ग्रह तो बन गए और ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण किस तरह से हुआ। तो जो इस सिद्धांत की कुछ कमियां थी कि कुछ छोटे ग्रह बने, बड़े ग्रह बने, ऐसा क्यों हुआ, इसको दूर करने का प्रयास किया टाइडल हाइपोथेसिस में जेम्स एंड जेफरीज ने। जो हम तीसरी परिकल्पना पढ़ेंगे वो है ज्वारीय परिकल्पना। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन 1919 में जेम्स
जीन्स और हेराल्ड जेफरीज ने किया था। उन्होंने भी ये माना कि सूर्य के पास से एक बड़ा तारा निकला और उस तारे के आकर्षण के फलस्वरूप सूर्य में से कुछ पदार्थ निकल के अलग हुआ। ये पदार्थ जिस तरफ तारा गया उस तरफ बढ़ता गया और धीरे धीरे वो पदार्थ सूर्य से अलग हो गया। लेकिन वो तारा अपनी गति से जा रहा था और तारा स्पेस में, अंतरिक्ष में आगे चला गया और ये पदार्थ सूर्य से अलग हो गया। ये जो पदार्थ था ये सिगार शेप में आ गया, क्योंकि एक तरफ तारे की आकर्षण शक्ति के कारण नुकीला हुआ और दूसरी तरफ सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण नुकीला हुआ, और इसी शेप में ये बना। तो ये जो सिगार शेप में निकला पदार्थ ये इसी शेप में रहा, और ये ज्वारीय परिकल्पना की खास विशेषता ये है कि ये ग्रहों के आकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बहुत अच्छी तरह समझाता है। छोटे प्लैनेट्स पास पास हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, जो बड़े प्लैनेट है बृहस्पति और शनि, ये इसके बीच में किस प्रकार है, इसको ये ज्वारीय परिकल्पना समझाने का प्रयास करती है। तो जीन्स जेफरीज ने बताया कि सूर्य के पास से एक बड़ा तारा निकला, उस तारे के प्रभाव से सूर्य में ज्वारीय ज्वालाएं उत्पन्न हुई, उसके कारण कुछ पदार्थ खिंच के अलग हुआ। वो पदार्थ एक सिगार शेप में आ गया, क्योंकि एक तरफ सूर्य का आकर्षण था, दूसरी तरफ तारे का आकर्षण था, और इस कारण वो बीच में मोटा हो गया और इसके दोनों किनारे नुकीले हो गए। धीरे धीरे इसी के अंदर इस सिगार शेप के भाग में धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ द्रव की बूंदें बनना शुरू हो गई, और इन द्रव की बूंदों में धीरे धीरे कणों का जमाव हुआ और इन्होंने ग्रहों का रूप लिया। ठंडे होकर यही कण ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए, और इन ग्रहों से चूंकि जो बड़े ग्रह थे वो लंबे समय तक वायव्य अवस्था में रहे, गैसीय अवस्था में रहे, तो उसमें से उसी तरह से जिस तरह से सूर्य से पदार्थ निकल के ग्रहों का निर्माण हुआ, उसी तरह उनसे पदार्थ निकल के उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो चैम्बरलिन और जेम्स एंड जेफरीज ने ये समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से जो ग्रह हैं उनकी आकृति पहले छोटे और फिर बड़े पाए जाते हैं, और क्यों उपग्रहों में जो बड़े उपग्रह हैं, जो बड़े ग्रह हैं उनके उपग्रहों की संख्या भी अधिक है और वो उपग्रह भी बड़े आकार के हैं। शनि और बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है। इस बात को इस परिकल्पना के द्वारा अच्छी तरह समझाया गया, और जो छोटे ग्रह थे उनके कोई उपग्रह नहीं है क्योंकि वो बहुत जल्दी ठंडे हो गए। तो जो टाइडल हाइपोथेसिस है उन्होंने इसके आकार को और ये इतनी दूरी तक क्यों फैले हैं इसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जो पृथ्वी से उत्पत्ति से संबंधित 4 महत्वपूर्ण बातें थी उनको ये परिकल्पना भी समझाने में असमर्थ रही। इनकी जो आलोचना की जाती है वो किन आधार पर की जाती है? एक तो यही कि जो पृथ्वी, जो इनर प्लैनेट्स हैं, आंतरिक ग्रह कौन से हैं? पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र। शुक्र, बुध, पृथ्वी और मंगल, इनको आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट्स कहते हैं। ये चट्टानी और धात्विक टुकड़ों से मिलकर बना है, चट्टानों से और धातुओं से मिलकर बने हैं। जबकि जो आउटर प्लैनेट्स हैं जिनको जोवियल प्लैनेट्स कहा जाता है, बाह्य प्लैनेट, जिसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। ये आउटर या बाह्य प्लैनेट्स कहे जाते हैं। ये गैसेस से बने हुए हैं, ये गैसीय प्लैनेट्स हैं और हल्के पदार्थों से बने हैं और बहुत बड़े वॉल्यूम में हैं। तो ये हाइपोथेसिस, ये परिकल्पना इस चीज़ को समझाने में असमर्थ है कि जो पृथ्वी
शुक्र, बुध, पृथ्वी और मंगल ग्रह है, इनमें भारी पदार्थों का जमाव कहाँ से आया, क्योंकि सूर्य तो खुद हल्के पदार्थों का बना है, हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। और दूसरी बात ये इस बात को समझाने में असफल है कि जो कोणीय संवेग है उसका 98% भाग इन ग्रहों में पाया जाता है, जबकि सूर्य में सिर्फ 2% भाग पाया जाता है। तीसरा, वो ये बताने में असमर्थ है कि ये जो सिगार शेप में जो हिस्सा सूर्य से निकला था, हॉयल महोदय ने इसको एक्सप्लेन किया कि एक सूर्य के आकार को उन्होंने बताया कि एक बड़े अंगूर जितना है सूर्य। सपोज मानिए कि सूर्य का आकार एक बड़े अंगूर जितना है, तो जो यूरेनस, जो सबसे आखिरी ग्रह है सूर्य का, वो उससे लगभग 100 गज की दूरी पर है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक अंगूर से 100 गज लंबा टुकड़ा कैसे निकल सकता है। तो इस आधार पर जो सौरमंडल का विस्तार है उसको समझाने में ये परिकल्पना असफल रही है। फिर ये इनकी उत्पत्ति जो जिससे मिलकर ये बने हैं, इसको समझाने में असफल रही है। तो इस आधार पर इस परिकल्पना को अमान्य किया गया और इसके बाद हॉयल और लिटिलटन ने एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की। ये आपको बता रहा है कि टाइडल हाइपोथेसिस में ग्रहों की स्थिति कैसे है। जो रिंग वाला ग्रह है वो सैटर्न है, सबसे छोटा शुक्र, उसके बाद बुध, उसके बाद पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह, लगभग 1600 के करीब इनकी संख्या है। इसके बाद सैटर्न, इसके चारों तरफ आप वलय देख सकते हैं। इसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। इसके बाद आती है सुपरनोवा या अभिनव तारा संकल्पना। अभिनव तारा संकल्पना हॉयल और लिटिलटन ने इसको दी थी। हॉयल महोदय ने 1946 में सुपरनोवा हाइपोथेसिस दी थी। लिटिलटन महोदय ने ये बताया कि सूर्य की उत्पत्ति, सूर्य एक तारा नहीं होके बाइनरी सिस्टम का भाग था। बाइनरी तारा मतलब सूर्य एक युग्म तारा था। युग्म तारा वो होता है जिसमें एक तारा होता है और दूसरा तारा उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा होता है। उन्होंने, लिटिलटन ने ये माना कि ये पृथ्वी की उत्पत्ति में 2 नहीं बल्कि 3 तारों का हाथ था। उन्होंने, चूंकि ये समस्या बार बार उठ रही थी कि सूर्य हल्के पदार्थों का बना हुआ है, तो अगर सूर्य से ग्रह बने होते तो ग्रहों में भारी पदार्थ कहाँ से आए। इस बात का जवाब देने के लिए उन्होंने ये कल्पना की कि सूर्य का एक साथी तारा था जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। उन्होंने ये माना कि इसी समय अंतरिक्ष में एक बड़ा तारा, तीसरा तारा सूर्य के पास से निकला। वैसे सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है कि अंतरिक्ष में तीसरा बड़ा तारा इतना पास आ जाए, लेकिन चूंकि पृथ्वी की उत्पत्ति भी असामान्य घटना है इसलिए ऐसा संभव है। तो उस तारे के आकर्षण के कारण जो सूर्य का साथी तारा था उसमें ज्वार उत्पन्न हुआ और ज्वारीय विधि से, जो ज्वारीय परिकल्पना में जिस तरह से बताया गया था उस तरह से ग्रहों और उपग्रहों की रचना हुई। लेकिन हॉयल महोदय ने इसका विरोध किया और उन्होंने यह बताया कि तारे की अभिनव अवस्था के कारण ग्रह बने। हॉयल महोदय ने सबसे पहले तो ये बताया कि अभिनव तारा क्या होता है। सूर्य में लगातार हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती रहती। आप सबको पता है कि सूर्य तपता हुआ गैस का एक पिंड है जिसके अंदर का तापमान लगभग 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है और इसके जो सतह का तापमान है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सूर्य के आंतरिक भाग में केंद्र में हाइड्रोजन लगातार हीलियम में परिवर्तित होती रहती है। जो इस तरह की प्रोसेस होती है उसको नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है, हीलियम कार्बन में, हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है, हीलियम कार्बन में, कार्बन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम सिलिका में, सिलिका सल्फर में
और सल्फर आयरन में परिवर्तित होती है। और ऐसा इसलिए होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में अपने विकिरण को, रेडिएशन को मेंटेन करने के लिए तारा लगातार सिकुड़ता जाता है। इससे उसका आंतरिक तापमान बढ़ता है। एक तरफ उसका आंतरिक तापमान बढ़ता जाता है, दूसरी तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण हाइड्रोजन हीलियम में, हीलियम कार्बन में, कार्बन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम सिलिका में, सिलिका सल्फर और सल्फर आयरन में परिवर्तित होती रहती है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब तारे के केंद्र का तापमान लगभग 5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जब इतना तापमान हो जाता है तो वो अभिनव अवस्था कहलाती है, तारे की अभिनव अवस्था, या उसको हम कहते हैं सुपरनोवा। इस समय तारा अचानक विस्फोट के साथ टूट जाता है, भयंकर ध्वनि के साथ, भयंकर प्रकाश के साथ उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और वो जो विस्फोट होता है उसमें जो लाइट निकलती है वो सूर्य के प्रकाश से लगभग 30,000 गुना अधिक होती है। वो जो उन्होंने अब हॉयल ने ये बताया कि सूर्य के साथ एक तारा था जो चक्कर लगा रहा था, उस तारे ने धीरे धीरे अभिनव अवस्था प्राप्त की। इसका मतलब कि वो उस तारे को अपने रेडिएशन को, अपने विकिरण को मेंटेन करने के लिए लगातार वो सिकुड़ता रहा। सिकुड़ने से उसका अंदर का तापमान बढ़ता रहा। उसके अंदर जो नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई उसके कारण हाइड्रोजन हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सिलिका, सिलिका सल्फर और सल्फर लोहे में परिवर्तित हो गई। और उसके बाद जब तापमान 5 अरब डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तारे का, तो वो विस्फोट के साथ उसमें टूटन हुई और वो पूरा चारों तरफ बिखर गया। तो कुछ हिस्सा तो तारे का सूर्य की विपरीत दिशा में चला गया और कुछ हिस्सा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। ये जो बिखरे हुए पदार्थ थे, एकदम तप्त पदार्थ के अचानक ठंडा हो जाने से जो ठोस कण थे वो एक जगह इकट्ठे हुए। धीरे धीरे उनके चारों ओर और कण इकट्ठे होते गए और उन्होंने ग्रहों का रूप लिया। हॉयल की हाइपोथेसिस है या परिकल्पना है, इसको काफ़ी मान्यता प्राप्त हुई क्योंकि ये इस बात को समझाने में सफल रही कि कुछ ग्रहों में भारी पदार्थ क्यों पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिका जो कि पृथ्वी, बुध, मंगल में बहुतायत में पाया जाता है, इसका प्रमुख कारण जो न्यूक्लियर या नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा हाइड्रोजन का इन तत्वों में परिवर्तित होना है। दूसरा जो कोणीय संवेग है उसको भी ये एक्सप्लेन करता है अच्छी तरह से, क्योंकि जो पास का जो तारा निकला था उस तारे के ये टुकड़े हैं जिनसे इन्होंने कोणीय संवेग प्राप्त किया, तो उसका कोणीय संवेग सूर्य की तुलना में बहुत अधिक रहा होगा। इस कारण जो ग्रहों में 98% कोणीय संवेग पाया जाता है उसका कारण वो तारा था। तो इन्होंने 2-3 बातों को समझाने का प्रयास किया। फिर भी कुछ आधार पर इनकी आलोचना की जाती है कि इसका विस्तार इतनी दूर तक कैसे हो गया। वो इस बात को समझाने में सफल नहीं रहे कि जो उस तारे का बाकी हिस्सा था वो कहाँ चला गया। इसके बाद वर्तमान समय में जो सबसे ज़्यादा मान्य है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पना वो है ओटो श्मिड की। ये सुपरनोवा हाइपोथेसिस परिकल्पना, उसका चित्र है कि किस तरह तारा अलग अलग स्टेज में आकर सुपरनोवा बन जाता है और फिर उसमें विस्फोट होता है। ये है इंटरस्टेलर गैस एंड डस्ट हाइपोथेसिस। इसको एक रूसी विद्वान हुए ओटो श्मिड, उन्होंने दिया अंतरतारकीय गैस और धूल परिकल्पना। अंतरतारकीय गैस और धूल परिकल्पना इस सिद्धांत पर आधारित है कि अंतरिक्ष में बहुत सारा पदार्थ उपलब्ध है जिसको प्रोटोप्लैनेटरी मैटर कहते हैं, प्राग्रहीय पदार्थ कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अंतरिक्ष में बहुत सारे तारे टूटते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। तो जो तारे टूटते हैं उनका जो पदार्थ है वो चट्टानी टुकड़ों के रूप में, धूल और गैस के रूप में अंतरिक्ष में पाया जाता है। अंतरिक्ष में बहुत सारे ऐसे बादल पाए जाते हैं जो धूल और गैस के बने हुए हैं। तो जो रशियन स्कॉलर हैं ओटो श्मिड, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया अंतरतारकीय गैस और धूल हाइपोथेसिस। उन्होंने ये माना कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से नहीं हुई है बल्कि गैस और धूल के बादल के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से हुई है।
दूसरा, उन्होंने ये माना कि सूर्य की उत्पत्ति गैस के ठंडा होने से नहीं हुई है, बल्कि धीरे धीरे अलग अलग आकार के टुकड़ों और अलग अलग रासायनिक संरचना वाले टुकड़ों के क्रमशः जमा होने के कारण हुई है। और तीसरा, उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी प्रारंभ में ठंडी थी, धीरे धीरे वो गर्म हुई। अब ये अपनी परिकल्पना में क्या कहते हैं, इसको हम देखते हैं। इसमें इन्होंने ये माना कि सूर्य अपने अंतरिक्ष में परिभ्रमण, आकाशगंगा में सूर्य भी परिभ्रमण करता है। आपको पता है अंतरिक्ष में जितने भी पिंड हैं वो सब गतिशील है। ऑल सेलेशियल बॉडीज आर डायनेमिक, वो अपने स्थान पर भी घूमती है और किसी अन्य पिंड के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो जब सूर्य आकाशगंगा में परिभ्रमण कर रहा था उस समय वो एक गैस और धूल के बादलों के बीच से गुजरा और उस सूर्य के आकर्षण के कारण वो गैस और धूल का बादल उसके चारों ओर इर्रेगुलर वे में अनियमित तरीके से चक्कर लगाने लगा। एक स्टेज ऐसी आई जब गैस और धूल के बादल में धूल की जो इलास्टिसिटी है वो या प्रत्यास्थता है वो गैस के कणों की तुलना में कम होती है। अतः धूल के कण धीरे धीरे एक सतह पर एकत्रित होने लगे तस्त्रीनुमा आकार में, और गैस के कण टकराकर बाहर की तरफ फैलने लगे और धीरे धीरे उसने एक फ्लैट सॉसर लाइक एक तस्त्रीनुमा आकार ग्रहण किया। और ये जो धूल के कण थे जो आपस में इकट्ठा होने लगे, धीरे धीरे ये आपस में टकराने लगे और इनमें इनका द्रवीकरण हुआ और धीरे धीरे इन्होंने एस्ट्रॉइड या क्षुद्र ग्रहों का रूप लिया। ये जो क्षुद्र ग्रह थे यही वर्तमान ग्रहों के भ्रूण थे। इन क्षुद्र ग्रहों ने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना प्रारंभ कर दिया और इन्होंने अपने आकार के हिसाब से जो आसपास घूमने वाले पार्टिकल्स थे उनको अपने गुरुत्व के कारण उनको अपने आकर्षण में लिया और इनका धीरे धीरे आकार बढ़ने लगा और वर्तमान में ये वर्तमान ग्रहों के रूप में सामने आए। ये देखिए इस चित्र के द्वारा, ये पहली स्टेज जो है जिसमें गैस और धूल का बादल है, दूसरे उसमें वो धूल और गैस का बादल जिसमें सूर्य बीच में है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है। फिर धूल के कण धीरे धीरे एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो धीरे धीरे एस्ट्रॉइड के रूप में आते हैं और बड़े ग्रहों के रूप में आकार ग्रहण करते हैं। तो इस तरह वर्तमान समय में सबसे मान्य परिकल्पना ऑटो श्मिट की है और क्योंकि ये पृथ्वी से उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि जो भारी पदार्थ है उनका संग्रहण नज़दीक हुआ होगा, इसलिए जो सूर्य के पास वाले ग्रह हैं उनमें भारी तत्वों का जमाव पाया जाता है। और चूँकि गैस के कण हल्के होते हैं और वो बाहर की तरफ रहते हैं, इसलिए जो बाहर के ग्रह हैं वो गैसीय पदार्थों से बने हुए हैं। वो इस बात को भी एक्सप्लेन करते हैं कि चूँकि धूल और गैस के कणों के बादल का जो कोणीय संवेग है वो अलग रहा होगा, इसलिए ग्रहों ने अलग अलग कोणीय संवेग प्राप्त किया और कुल सौरमंडल का जो 98% कोणीय संवेग ग्रहों में स्थित है उसको एक्सप्लेन कर पाए। और परिमाण की दृष्टि से सूर्य का पूरे सौरमंडल का ये सिर्फ 1/745वां भाग है। इस तरह वर्तमान में इसको मान्यता प्राप्त है और हम सभी जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह और उल्काएं अंतरिक्ष में आज भी देखे जाते हैं। ये भी सत्य है कि अंतरिक्ष में हजारों तारे टूटते और बनते रहते हैं। तो इस तरह अंतरिक्ष में इतना पदार्थ उपलब्ध है कि कई सारे सौरमंडलों का निर्माण हो सके। तो ये हुआ पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। अब हम करेंगे एज ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की आयु। आप सभी के मन में प्रश्न उठता होगा कि हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है। अलग अलग लोगों ने पुराने समय से अलग अलग मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी की आयु बताने का प्रयास किया गया। हमारे धर्म ग्रंथों में पृथ्वी की आयु 1,97 करोड़ वर्ष के करीब मानी गई। जरथुस्त्र ने कहा था कि मुझसे 12,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी उत्पन्न हुई।
जो ईसाई धर्म ग्रंथ हैं वो कहते हैं ईसा से 4000 वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जो कि हम जानते हैं वर्तमान समय में ये बातें सत्य नहीं हैं, लेकिन भारतीय धार्मिक ग्रंथों द्वारा बताया गया सत्य के काफ़ी करीब है। अगर हम पृथ्वी के इतिहास को जानें तो उसके दो तरीके हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्षिक विधियां, जिसको रिलेटिव मेथड्स कहते हैं, और निरपेक्ष तरीके, निरपेक्ष विधियां, जिनको एब्सोल्यूट मेथड्स कहते हैं। पहले हम देखेंगे कि सापेक्षिक विधियों के द्वारा हम कैसे पता लगाते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी चट्टानों से बनी है और पहले गर्म अवस्था में थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, और जो महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हुआ उसमें समुद्र में जिस तरह से जमाव होता गया चट्टानों का, अवसादी चट्टानें बनी, तो उसका एक क्रम पाया जाता है। जो सबसे नीचे जमाव हुआ है वो सबसे पुरानी चट्टान होगी, और जो सबसे ऊपर है वो सबसे नवीन चट्टानें होंगी। तो इस तरीके से जो ओल्डेस्ट रॉक्स है, ओल्डेस्ट लेयर्स है, वो सबसे बॉटम में मिलेंगी, और जो यंगेस्ट है वो सबसे ऊपर मिलेंगी। तो इस तरीके से इनको अलग अलग लेबल दिए गए और उसके आधार पर पृथ्वी के आयु जानने का प्रयास किया गया। इसके जो तरीके हैं, पहला है सुपर इम्पोजिशन या अभ्यारोपित करना। इसमें ये देखा जाता है कि जो सबसे नीचे वाली चट्टान है, अब देखिए रिलेटिव मेथड्स में हम ये तो पता लगा सकते हैं कि कौन सी चट्टान पुरानी है, लेकिन कितनी पुरानी है इसका हमें पता नहीं चलता। जो ऊपर स्थित है वो जो नीचे वाली है उसकी तुलना में नई है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे नई चट्टान है, लेकिन पुरानी चट्टान कितनी पुरानी है और नई चट्टान कितनी नई है इसके बारे में हम नहीं बता सकते, इसलिए ये सापेक्षिक विधि कहलाती है। तो सुपर इम्पोजिशन, इससे हमको पता चलता है। क्रॉस कट या इंट्रूसिव रिलेशनशिप, कई बार ऐसा होता है कि फोल्डिंग, वलन पड़ते हैं, फॉल्टिंग होती है और दूसरी टेक्टोनिक हलचलें होती है, जिसके कारण जो ये एक सिस्टम है, क्रम है, वो बदल जाता है और उसके कारण ये क्रम डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको हम जब जानते हैं तो वो इंट्रूसिव रिलेशनशिप के द्वारा इसको हम पता लगाते हैं। तीसरा है फॉसिल्स के द्वारा। फॉसिल्स या जीवाश्म किसको कहते हैं? जो चट्टानों के अंदर जो उस समय के जीव जंतु या पौधे, उनके जो अवशेष जमा हो जाते हैं उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। तो फॉसिल्स के आधार पर हम पता लगा सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि आग्नेय चट्टानों में किसी प्रकार के फॉसिल्स नहीं पाए जाते, क्योंकि जो प्री कैम्बियन युग की चट्टानें हैं उन चट्टानों में तो जीवन था ही नहीं, तो किसी तरह के फॉसिल्स या जीवाश्म नहीं मिलते। चौथा है मैग्नेटिक रिवर्सल्स। तो मैग्नेटिक रिवर्सल वो होता है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें लगातार परिवर्तन होता रहा है। एक हम कहते हैं नॉर्मल क्रम और एक होता है रिवर्स क्रम। जो वर्तमान में पृथ्वी के जो चुंबकत्व का क्षेत्र है, उत्तर दक्षिण है, उसको हम नॉर्मल कहते हैं, और जो इसके विपरीत मिलता है उसको रिवर्सल कहते हैं। तो हमको इस तरह के कई क्रम मिलते हैं जिसमें पृथ्वी का उत्तर और दक्षिणी ध्रुव परिवर्तित रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, ये सापेक्षिक विधियां हैं, इसके द्वारा हम कौन कितना पुराना है ये तो बता सकते हैं, कौन किससे पुराना है ये पता लगा सकते हैं, लेकिन कितना पुराना है इसके बारे में हम नहीं जान सकते। उसको जानने के लिए हम एब्सोल्यूट या निरपेक्ष विधियों का प्रयोग करते हैं। निरपेक्ष विधियों में पहला है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन या अवसादीकरण की दर। हम सभी जानते हैं कि महासागरों में जमाव मिलते हैं। तो प्रारंभ में जब महासागर बने होंगे तो उनमें जमाव नहीं रहा होगा। तो महासागरों में जमाव के बारे में गायकी महोदय ने सबसे पहले अध्ययन किया और उन्होंने ये बताया कि यदि महासागरों में कुल निक्षेप कितना है,
इस बात का पता लगा लिया जाए और प्रति वर्ष महासागरों में नदियों के द्वारा कितना निक्षेप जमा किया जाता है इसका पता लगा लें तो हम पृथ्वी की आयु को ज्ञात कर सकते हैं, यानी कितने वर्षों से ये जमाव हो रहा है। लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अवसादीकरण है उसकी दर एक तो हमेशा समान नहीं रही है, और अवसादी जब जल अपर्दन की क्रिया ज़्यादा रही है तो अवसाद अधिक मात्रा में जमा हुए हैं, और जब शुष्क जलवायु रही है तो अवसादों की दर कम रही है। तो इस आधार पर सेडिमेंटेशन के द्वारा हम इसका सही अनुमान नहीं लगा सकते। सैलिनिटी मतलब लवणता, सागरीय जल में लवणता पाई जाती है। प्रारंभ में जब पृथ्वी बनी थी तो सागरीय जल खारा नहीं था, उसमें लवण नहीं थे, वो मीठा जल हुआ करता था। तो वर्तमान समय में जो सागर में लवणता है वो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है, ऐसा विद्वानों ने माना। और उन्होंने कहा कि यदि हम जो सागर की कुल लवणता है उसमें प्रति वर्ष सागरों में जाने वाले लवण की मात्रा का भाग दे देंगे तो हमें पृथ्वी की आयु ज्ञात हो सकती है। लेकिन इसमें विद्वान इस बात को भूल गए कि कुछ लवणता जो बेडरॉक्स होती हैं, चट्टानों के अंदर से भी प्राप्त होती है। ट्री रिंग या एनुअल रिंग्स, जो पेड़ होते हैं उनके अंदर रिंग्स बनती है उनके तनों में, और दो तरह की रिंग होती है, एक ड्राई समर्स की और एक बनती है जब वेट वो होता है। तो किसी पेड़ में, किसी प्लांट में उसके शुरू से ही उस तरह की रिंग्स बनना शुरू हो जाती है। उस रिंग की गणना करके पृथ्वी की आयु का पता लगाया जा सकता है। वाव्स कहते हैं जो ग्लेशियल या हिमानीकृत झीलों में जो जमाव पाया जाता है उसको वाव्स कहते हैं, और साल में दो तरह के जमाव उसमें जमा होते हैं। समर्स में मोटे कणों वाले कोट्स और विंटर्स में फाइन पार्टिकल्स वाले जमाव होते हैं। तो जो फाइन पार्टिकल वाले जमाव हैं उनको देखकर आसानी से अंदाज लगाया जा सकता है और इस आधार पर इसकी गणना की जा सकती है। एविडेंस फ्रॉम इवोल्यूशनरी चेंज इन लाइफ, जो जीवन की शुरुआत है वो उसमें कैसे विकास हुआ इससे हम पता लगा सकते हैं। पहले एक कोशीय जीव था और धीरे धीरे वो बहुकोशीय जीव बना, और आज हम जो कॉम्प्लेक्स जीवन देखते हैं, जटिलता देखते हैं जीवन में, इसके आधार पर पता लगा सकते हैं। लेकिन पृथ्वी प्रारंभ में तप्त थी, बहुत समय तक पृथ्वी पर जीवन नहीं था, इसलिए सही पृथ्वी की आयु का अनुमान इससे भी नहीं लगाया जा सकता है। एविडेंस फ्रॉम कूलिंग हिस्ट्री, कैल्विन महोदय ने इसके आधार पर पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की कोशिश की कि पृथ्वी प्रारंभ में गैसीय अवस्था में थी, उसके बाद द्रव अवस्था में आई और बहुत गर्म थी, गर्म होने के बाद धीरे धीरे ठंडी होकर ठोस रूप में आई। तो कैल्विन महोदय ने इसकी गणना की, लेकिन इस गणना में वो ये भूल गए कि पृथ्वी के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो निरंतर हीट जनरेट करते रहते हैं। तो इसके आधार पर भी हम पृथ्वी की सही आयु का पता नहीं लगा सकते। एविडेंसेस फ्रॉम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्सेज, या जो अंतरिक्ष के, जो पृथ्वी से बाहर के पिंड हैं, उनकी आयु जानकर हम पृथ्वी की आयु का पता लगा सकते हैं। तो विद्वानों ने उल्कापिंडों, बहुत सारे उल्कापिंडों का अध्ययन किया और उन चट्टानों की उम्र उन्होंने लगभग 4.5 से 5 अरब वर्ष ज्ञात की, और पृथ्वी की आयु भी लगभग इतनी ही मानी जाती है। जो सबसे विश्वसनीय तरीका है वो है रेडियो एक्टिविटी मेथड। पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो विकिरण करते रहते हैं, उनसे अल्फा, बीटा, गामा के रूप में रेडिएशन होता है, और उस विकिरण के फलस्वरूप धीरे धीरे एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे जो तत्व होते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और जो पृथ्वी की आयु है इसका सही निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। जैसे यूरेनियम 235 है, ये सीसा 207 में परिवर्तित हो जाता है। यूरेनियम 232 है, वो सीसा 2008 में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित होता है। उसके आधार पर कार्बन 14 भी इसका एक तरीका है जिससे हम पता लगाते हैं। इस आधार पर पृथ्वी की आयु लगभग 450 करोड़ वर्ष मानी गई है, यानी 4 अरब 50 करोड़ वर्ष मानी गई है।
अब इसके बाद आता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल वह टाइम पीरियड है जिसमें पृथ्वी के बनने से लेकर अभी तक अलग अलग तरह की भूगर्भिक और जीवन से संबंधित घटनाएं हुई। जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज अ रिकॉर्ड ऑफ द लाइफ फॉर्म्स एंड जियोलॉजिकल इवेंट्स इन अर्थ्स हिस्ट्री। साइंटिस्ट ने जो चट्टानों की तह है उससे और फॉसिल्स के आधार पर इसको डेवलप किया है। मोटे तौर पर इसको एराज में या कल्प में बांटा जाता है। 4 प्रमुख कल्प हैं। पहला प्री कैम्ब्रियन जिसको प्रोटोजोइक कहते हैं, उसके बाद पैलियोजोइक या पुराजीवी कल्प, मेसोजोइक या मध्यजीवी कल्प और सेनोजोइक यानी कि नूतनजीवी कल्प। इसको फिर पीरियड्स में बांटा गया है। पीरियड्स में जो पैलियोजोइक है उसको कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमीनियन पीरियड में बांटा गया है। ये जो इनका नामकरण किया गया है ये इन स्थानों पर मिलने वाली चट्टानों के आधार पर किया गया है। जो प्राचीन पुराजीवी कल्प था उसको 6 उसमें बांटा गया है और जो मध्यजीवी कल्प था उसको 3 युगों में बांटा गया है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। आधुनिक को 2 भागों में बांटा गया है, टर्शियरी और क्वाटरनरी। जो क्वाटरनरी है इसको होलोसीन पीरियड में बांटा गया। होलोसीन मतलब आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले का इसमें शुरू किया गया है। जो 10 लाख वर्ष पहले का पीरियड है उसमें आधुनिक मैमल्स यानी स्तनधारी जीवों का विकास हुआ। बहुत सारी प्रजातियों का एक्सटिंक्शन हुआ या विलुप्त हुई। मैमथ वगैरह जो बहुत हाथी जैसा आपने देखा होगा, मैमथ बहुत बड़े जीव थे। और मानव होमोसेपियंस का डेवलपमेंट हुआ और मानव का पृथ्वी पर मानव का डोमिनेंस हुआ। इससे पहले का वर्ष जो लगभग 54 मिलियन ईयर वर्ष का पीरियड है उसमें पक्षियों का और प्लेसेंटल मैमल्स का या स्तनधारी जीवों का वर्चस्व रहा। इससे पहले मेसोजोइक पीरियड में क्रिटेशियस पीरियड था, उसमें फ्लावरिंग पॉइंट यानी कि जिसमें फूल वाले पौधे उत्पन्न हुए और बहुत बड़े बड़े जो रेप्टाइल्स थे उनका विनाश हुआ। जुरासिक, आपने जुरासिक पार्क फिल्म देखी होगी। जुरासिक पार्क फिल्म में आपको क्या देखा? डायनासोर्स, अलग अलग तरह के डायनासोर्स। इस समय में बहुत बड़े आकार के डायनासोर और टर्टल्स और जो रेप्टाइल्स हैं वो धरातल पे हुआ करते थे और उनका विनाश हुआ। एक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया जिसके कारण। इससे पहले ये जो अलग अलग काल है इसमें आप इसको देखेंगे स्लाइड में कि किस तरह पहले एक कोशिकीय जीव उत्पन्न हुए, पौधे भी ऐसे ही हुए, एल्गी, शैवाल, और उसके बाद धीरे धीरे जल में रहने वाले जीव, स्थल पे रहने वाले जीव, और इसी तरह पौधे भी बढ़ते गए और धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। तो ये जियोलॉजिकल टाइम हिस्ट्री है जिसको हम देखते हैं। आप लोगों का जो प्रथम पेपर है भौतिक भूगोल उसका यूनिट 1 इकाई 1 पूरी होती है, जिसमें हमने भौतिक भूगोल, उसकी परिभाषा, उसके विषय क्षेत्र, उसके अन्य विज्ञानों से संबंध, इसको जाना, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जाना, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाओं को जाना, पृथ्वी की आयु के बारे में जाना और जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके बारे में जाना।